तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर बायोलॉजी में आपके साथ, और ये है 12th बायोलॉजी, और जिसमें हम देख रहे थे जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसका फर्स्ट पार्ट हो चुका था। और उस पार्ट में हमने देखा था बिग बैंग परिकल्पना। तो उस बिग बैंग परिकल्पना में आपने देखा था कि पहले आकाश गंगाओं का समूह हुआ करता था, और ये आकाश गंगा में जब बहुत उच्च ताप हुआ तो आगे चल के इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से जो प्रसार हुआ, और प्रसार होने से टेम्परेचर कम हुआ, लेकिन तब भी इतना कम टेम्परेचर नहीं हुआ था। तो महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट के बाद जो मिल्की वे आकाश गंगा है उससे जन्म हुआ एक ग्रह, अनोखा ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी में जीवन संभव नहीं था, और पृथ्वी में जीवन संभव क्यों नहीं था ये बात उस लेक्चर में बताई गई थी आपको कि प्रारंभ में ताप बहुत ज्यादा था, लगभग 800 अंश सेल्सियस। अल्ट्रावायलेट किरणें उपलब्ध थी, और साथ ही साथ वायुमंडल नहीं था। ये तीन ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जीवन यापन संभव नहीं था, और पूरा जो माध्यम था वो अपचायक था। लेकिन आगे चल के अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से जैसे ही H2O टूटा तो यहां O2 और हाइड्रोजन मिलने लगे। जब ऑक्सीजन मिलने लगी तो ऑक्सीजन क्रांति आई, और इस ऑक्सीजन के मिलने से जो मीथेन होता है वो CO2 H2O में बदला। O2 आ चुका था, CO2 आ चुका था, वायुमंडल बनने लगा था। और जब CO2 आया तो ऑक्सीजन ने ओजोन भी बनाना प्रारंभ किया, जिससे ओजोन लेयर बनी, और ओजोन लेयर के बनने से जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचने लगी। और साथ ही साथ जब H2O अपने वाष्प अवस्था से द्रवावस्था, द्रवावस्था से वाष्प अवस्था, ये चक्र चलने लगा तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होने लगा था। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर कम होने लगा तो तीनों काम होने लगे। अल्ट्रावायलेट किरणें रुक गई, वायुमंडल बन गया, टेम्परेचर कम हो गया, जो जीवन जीने के योग्य बनने लगा। और यही जल जब गिरते रहा तो उस पृथ्वी के भूभाग के वो भाग जो कमजोर थे वहां छोटे छोटे गड्ढे बनने लगे, जिससे कि वहां पर छोटी छोटी नदियां, सागर, और जो सबसे बड़ा गड्ढा बना वो समुद्र बना। और वो भाग जो कठोर थे, जिनके पानी के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सारे भाग आज की डेट में वो पर्वत और पठार हुए, और अधिकतम भाग जो है वो समतल रह गया। तो ये बात थी बिग बैंग परिकल्पना में। अब आज हम देखने जा रहे हैं जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत कौन से हैं। अब तक तो हमने ये देखा कि पर्यावरण कैसे बना था, अभी तक जीव की कोई बात नहीं हुई थी, और आज हम देखने जा रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीव की उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, पहले इन सभी सिद्धांतों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहले हम उन सिद्धांतों को आज लेकर चल रहे हैं जिसे साइंस ने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो उसे हमें पढ़ना होगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे, जो आपके सामने जीवन की उत्पत्ति का ए भाग, आप देखें जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। फिर पहला अजीवात है, अजीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। फिर है जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। फिर है ब्रह्मांडवाद, फिर है प्रलयवाद, और अंत में आएगा जो हमारे काम का है वो कहलाएगा रासायनिक वाद। जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? रासायनिक वाद, जिसे हम आधुनिकवाद भी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? आधुनिक। हमें जो यहां मुख्य रूप से ध्यान देना है वो अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत, जीवात और आधुनिकवाद। आज हम अपने इस लेक्चर में पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 यहां तक की बात करेंगे, और हो सकता है कि आज ये हो भी जाए, पर ये देखेंगे कि समय कितना है। अब स्टेप टू स्टेप चलते हैं, और आपको कौन सी वो बातें जो बिल्कुल मालूम होना ही चाहिए। अब ध्यान से सुनना है, आराम से। सबसे पहला सिद्धांत क्या है? तो पूरा हम डिटेल कर रहे हैं किस सिद्धांत के बारे में, यहां पे नीचे में हम पहले, ठीक, हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, समझ जाएंगे आप। अजीवात नाम से ही लगता है अजीवित, क्या नाम? अच्छा, इसको आप ये भी कह सकते हैं
जैसे आजीवात जीवत्ति का सिद्धांत है। आजीवित का मतलब क्या होता है? मरा सड़ा गला, है ना, जिसमें कोई जीवन नहीं है, उसको हम कहते हैं। क्या हम उसको अबायोजेनेसिस कहते हैं? बायोजेनेसिस कह सकते हैं। बायोजेनेसिस मतलब जीव, लेकिन अजीवित वस्तु इसलिए क्या बोलेंगे? अबायोजेनेसिस। अब समझना यह है, इसमें यह बोला गया है कि जो सड़े गले मृत, सड़े गले मृत, यानी यह कह लें कि कौन सी वस्तु? निर्जीव वस्तु से स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप जीवन की उत्पत्ति हुई है। अब ये बात जो कहा, तो कुछ वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने उसका समर्थन किया होगा, तो ये एग्जाम्पल देना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ में कुछ वैज्ञानिकों के नाम आप देखेंगे, नोट्स में लिखा हुआ है। थेल्स, कौन? और एनेक्सीमेंडर, और जीनोफेरिस, प्लेटो, अरस्तु ने कब, इसका क्या मतलब है? इनका जन्म है 354 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व हिंदी में, और 322 मतलब, यानी ये इनका जन्म है और ये इनकी क्या है? मृत्यु। जब ऐसा किसी के बारे में लिखा हो, मतलब ये इनका जन्म है और ये इनकी क्या है? मृत्यु का डेट है। अब यहां तक तो हुआ, केवल उन वैज्ञानिकों के नाम आपके सामने लिखे गए हैं जिन्होंने समर्थन किया था कि अजीवित वस्तुओं से जीवन की उत्पत्ति होती है। किन्होंने? तो कौन कौन है? थेल्स, एनेक्सीमेंडर, जीनोफेरिस, प्लेटो और भी रहे होंगे, पर जो नाम अभी इतिहास में सामने आए हैं। अच्छा, मिस्रवासी अब देखते क्या कहते हैं। मिस्रवासी ये कहते थे कि जैसे कहीं पे मान लो कि तालाब है, कहीं क्या है? तालाब पर जो कीचड़ है, और कीचड़ पर, तालाब पर कीचड़ और कीचड़ पर किसकी किरणें? सूर्य की किरणें। ये अगर आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में यहां स्वतः बनने लगते हैं कौन? सांप, चूहे, टहनी। पर ऐसा कोई विशेष प्रमाण अभी तक किसी ने दिया नहीं था, बस बोलते, जिनको जो लग रहा था अपने हिसाब पे बोल रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि साइंस इस बात को तो मानता ही नहीं जब तक कि आप प्रमाणित नहीं करो। तब ऐसा करने के लिए जो पहले वैज्ञानिक आए, उनका नाम था वाल हेलमांड। ये इनका जन्म है 1577 ईस्वी, यानी उस समय के हिसाब से आधुनिक हो गए, ये सब काफी पुराने हैं, उस समय के हिसाब से आधुनिक। और 1664 में उनकी मृत्यु हुई। नाम था वाल हेलमांड। वाल हेलमांड ने बड़ी अजीबोगरीब बात कहा। उसने ये कहा, वाल हेलमांड, इसने कहा कि आपके पास में ये एक कमीज है। क्या है आपके पास में? ये शर्ट है ना, ठीक, ये शर्ट है। शर्ट जो है वो पसीने से लथपथ है, बिल्कुल पसीने से भीगी है, बिल्कुल समझ लो, ठीक। अब इसमें वो गेहूं आता है, गेहूं देखियो हमने, गेहूं के बाले, गेहूं देखियो, गेहूं जैसे फसल होती है जब, तो गेहूं के जो बाले होते हैं ना, उस गेहूं के बालों को इस शर्ट में लपेट दो। शर्ट में लपेट करके आप यहां रख दो। इसमें क्या किया हमने? इसको शर्ट में लपेट कर रखो। ऐसा जब किया गया तो देखा गया कि 21वें दिन, कौन से दिन? 21वें दिन वहां बन गया चूहा। यानी वो जो गेहूं का बाला था वो गायब हो गया और बन गया उसके बदले में क्या?
चूहा बन गया। ये इनका पहला मत था। वो सही था या गलत था, लेकिन बताया उन्होंने कि ऐसा हुआ। एक लोगों के अंदर एक्साइटमेंट तो आया, यार ऐसा है क्या, करके देखते हैं। पसीने से या गंदगी से भरी शर्ट लें, उसमें हम गेहूं का बाला रखें और देखेंगे क्या होता है, 21वें दिन सही में चूहे बनते हैं या नहीं बनते। अब ये बात उस समय के लिए महत्वपूर्ण थी। और फिर ये माना गया, थोड़ा ये ध्यान रखना कभी कभी, कि मृत से किसका निर्माण हुआ है? मृत पदार्थों से, पौधों के रस से बने हैं कीट, वायु से बने हैं सूक्ष्म जीव। ठीक, और ये जो मृत वाले हैं इनसे सांप, बिच्छू, ये सांप, बिच्छू, ये चूहा, ये सिद्धांत उस लिहाज से देखा जाए, साइंस के लिहाज से आज की डेट के हिसाब से नहीं है इंपॉर्टेंस, लेकिन एक चूंकि बेसिकली पॉइंट है तो वो अपने को पहले क्लियर हो। अब ये सारी चीज हुई, तो ये पूरे कंसेप्ट में आपको पता क्या होना चाहिए, पहले उन वैज्ञानिकों के नाम क्लियर हो जिन्होंने इसका समर्थन किया। फिर आपको मिस्रवासी क्या कह गए, वहां के जो और वैज्ञानिक थे उनका मानना था तालाब में जो कीचड़ है वहां पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऑटोमेटिक वहां पे ये सांप, बिच्छू, चूहा ये उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अब तक के कोई ऐतिहासिक प्रमाण था नहीं। अब वॉल हेलमांड ने एक बात कह दिया कि पसीने से लथपथ जो शर्ट है उसको, उसमें गेहूं का जो बाला होता है उसको लपेट के रख दे, 21वें दिन चूहा बन जाता है। कई बार कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा, रात का समय तालाब के किनारे और ऊपर में कोई फूल है, सफेद कलर के फूल हैं, और जब सुबह वो घूमने आए तो देख रहे कि बदक चल रहे थे और वो फूल गायब था। तो ये लगा कि यार ये फूल से ही किसका निर्माण हो गया। पर ये सारी कहानियां साइंस के दायरे से बाहर जा रही हैं। हम चलते हैं इस सिद्धांत जिसका नाम है आजीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब अजीवित वस्तुओं से जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसका विरोध करने के लिए जो वैज्ञानिक आए उन्होंने इसकी बात को नहीं माना, इनकी बातों का खंडन किया जाने लगा। और खंडन यह किया गया वॉल हेलमांड के कंसेप्ट को कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गेहूं का बाला आपने रखे थे शर्ट में, कोई चूहा पहले से होगा जो आया अपने भोजन की व्यवस्था के लिए उसको खा गया, तुमको दिखा कौन? चूहा। तो तुमको लगा कि गेहूं के बाले से क्या बन गया? चूहा बन गया। सिंपल सी बात। तो यहां पर ये नया सिद्धांत प्रारंभ हुआ जो था जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। यानी यह कहा गया कि यह आपकी बात गलत है, यह आपकी बात गलत है। बोले सही क्या है? सही यह है कि पृथ्वी पे पहले से जीव था, वो आया है, वो आया है और उससे फिर जन्म हुआ है। अब इसके बारे में जो विरोध किया गया था वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, हम उस पर चर्चा करेंगे और नया सिद्धांत स्टार्ट होगा जीवात। देखिए, जीवात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को लाइन यहां खींची गई, ये सेकंड सिद्धांत स्टार्ट हो रहा है। ये अबायोजेनेसिस कंसेप्ट था और ये हो जाएगा कौन सा? बायोजेनेसिस। फ्रांसीसी रेड्डी, पहले वैज्ञानिकों के नाम बस पता रखो, फ्रांसीसी रेड्डी, लेज़रो स्प्लेंजनी और लुई पास्चर। ये तीन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अजीवात जीवोत्पत्ति का विरोध किया था, और इन्होंने जो विरोध किया था वो प्रयोगों के माध्यम से किया था। अब वो प्रयोगों के जो माध्यम से किया था हम एक एक करके फ्रांसिस रेड्डी का, स्प्लेंजनी का और लुई पास्चर, हम तीनों का ही प्रयोग देखेंगे कि आखिर इन्होंने पहले सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए क्या कंसेप्ट दिया और क्या उसकी थ्योरी थी। अब देखते हैं कि फ्रांसीसी रेड्डी ने क्या किया। तो फ्रांसीसी रेड्डी में डेट याद रखेंगे आप, 1668। फ्रांसीसी रेड्डी ने 1668 में
कंसेप्ट दिया। किस संबंध में दिया? जीवन की उत्पत्ति के संबंध में दिया। किस सिद्धांत का विरोध किया? आजीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, इसका विरोध किया। विरोध किया तो कुछ तो बताया होगा उसने, तो उसने ये बताया, प्रयोग किया। पहले फ्रांसिस रेड्डी ये कहते हैं कि एक काम करो, बोले सबसे पहले तो 3 बीकर ले आओ। 3 क्या ले आओ? बीकर। उन्होंने 3 बीकर लिया। 3 बीकर में अंदर क्या लिया इसने? मांस के टुकड़े, मछली है जो भी, मछली के टुकड़े ले लिया पहले, और उन मछली के टुकड़ों को पहले उबाल लिया। उबाला ताकि उसके जो पुराने जीवाणु कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए। ठीक, यानी जीरो, अब कुछ नहीं है उसमें। इन तीनों में ही लिया, क्या लिया? अब इसको क्या रखा उसने? ओपन। इसको रखा उसने खुला। इसमें एक इसने चर्म पत्र से ढाक दिया। क्या किया? और एक को इसने कपड़े से ढक दिया, जालीदार कपड़ा, जालीदार कपड़ा, इसे ढक दिया। जब ढक दिया, इसका कुछ दिन बाद जब अवलोकन हुआ, अब अवलोकन हुआ तो उन्होंने क्या देखा? जब अवलोकन हुआ तो उन्होंने देखा कि यहां पर छोटे 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 क्या बन गए? फफूंदनुमा रचना बन गई। यहां का क्या बन गई? ये फफूंदनुमा रचना। ठीक, लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात स्पष्ट हो रही थी, लग रहा था, दिख रहा था कि उसने बताया देखो बोले ये खुला था बोले, तो यहां पे पहले से कोई जीव रहा होगा, वो यहां आके बैठा और अंडे दे दिया, चले गया। वो अपनी भोजन की व्यवस्था में आया था, उसने भोजन लिया यहां से और वो वहां अंडे दिया और चले गया। तो जब चले गया तो वो तो हमको दिखेगा नहीं। कुछ दिन बाद जब वो अंडे विकसित हुए तो यहां पे वो फफूंद का रूप ले लिए। देखो बोले जबकि ये बंद था बोले, अगर यहां पर ये कोई आया भी होगा तो चूंकि यहां अंडे दे नहीं पाया, दिया भी तो वो कहां रहे? बाहर। इसमें भी कहां रहे? तो यहां अंदर तो उत्पन्न हो नहीं पाए। अगर सही में अजीवित वस्तुओं से यहां अगर पहले वाले चित्र के माध्यम से देख लें कि यहां पे इसमें उत्पन्न हो रहा, तो इनमें भी तो उत्पन्न होना चाहिए था ना, इनमें भी उत्पन्न होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बोले केवल बोले ये स्थिति है और इसमें ऐसा हो रहा है कि पहले से कोई जीव था, पहले से कोई, और उसने अंडे दिया, तो अजीवित से नहीं हुआ है, पहले से जो जीव था उसने अंडे दिया, उससे हुआ है। तो नाम क्या पड़ गया? अजीवित शब्द हट गया, जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। क्लियर? अब बात आती है इसके बाद कितने साल बाद? देखो 102 साल बाद। ये कितना है? 1668, 1700, मतलब प्लस कितना कर दो इसमें? 102। तो 102 साल बाद 1770 में लेज़रो स्प्लेंजिनी ने इसी बारे में बताया। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन थोड़ा अंतर किया। क्या अंतर किया? कुल मिला के फ्रांसीसी रेड्डी का क्या मिला? समर्थन किया। और फ्रांसीसी रेड्डी का प्रयोग और जो लेज़रो स्प्लेंजिनी है, इन दोनों को प्रयोग को प्लस कर दिया किसने? लुई पास्चर। तो हम फ्रांसीसी स्प्लेंजिनी का ना बता के सीधे क्या बता रहे हैं आपको, उसमें ऑलरेडी शामिल हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन जन्म लेने लगा कि भाई यहां भी उत्पन्न हुआ होगा, यहां भी उत्पन्न, लेकिन यहां आपने चूंकि ढक्कन लगा दिए हो, ढक्कन लगा दिए हो, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो जीव पनपेगा कैसे? तब जाके लुई पास्चर ने फाइनल प्रयोग किया, और उस फाइनल प्रयोग में उसने क्या किया? एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया। क्या लिया? गोल पेंदी वाला फ्लास्क।
और यहां पर एक नली लिया इस तरह की जो एस आकार में थी, जिसका आकार कैसा था, एस आकार की नली ले लिया, और जो प्रयोग यहां हुआ वही प्रयोग यहां हुआ। यहां जैसे कि मछली के टुकड़े लिए गए, उबाल दिया ताकि जीवाणु नष्ट हो जाए, यहां भी वैसे ही किया गया। यहां पर एस आकार की एक नली लिया गया और ये सामने यहां पे कपास रख दिए, सामने यहां पे क्या रख दिया गया, कपास। अब देखा गया प्रयोग अब क्या होता है हम देखते हैं। तब देखा गया ये कपास रखने से दो चीजें हो गई। एक तो कीट अंदर जा नहीं सकता था, कीट अंदर नहीं जा सकता था, और साथ ही साथ कपास से वायु चली जाएगी, वायु जाएगी, यानी दोनों चीजें हो गई। पहले कारण पैदा हुआ कि ये क्लोज था तो वो इसलिए नहीं जन्म ले पाए क्योंकि अंदर वायु नहीं थी। तब लुई पास्चर ने एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया, उसमें जीवाणु कीटाणु रहित कर दिया मांस को या मछली को, और उसमें एस आकार की एक नली लिया, उस नली के अग्रभाग पे लगा दिया एक कपास। कपास लगाने का यह उद्देश्य था। अब तक दो बातें आ रही थी, एक तो जीव आ गया था, उसे अंडे दिए, तो बोले काम करता हूं ऐसी व्यवस्था बनाता हूं कि जीव सही जगह पहुंच ही ना पाए। तो जब कपास लगा दोगे तो कैसे आएगा, वहां अटैक हो गया। लेकिन बोले ऐसा कुछ करना है कि वायु आना चाहिए पर, तो बोले कपास लगा दिए, तो वहां पर छोटे छोटे छिद्र होंगे ना कपास में, वायु तो एंट्री करेगी ना। चलो, यानी यहां से कौन एंट्री करने वाला है, वायु, लेकिन जीव की एंट्री हो गई। अब यह प्रयोग हुआ और कुछ दिन बाद देखा तो यहां इसके चारों ओर आपको कुछ भी नहीं मिला, कुछ यहां पे नहीं मिला। तब जाके ये बात हुई कि अब देखें, अब तो ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो गई है, और कीट जो है यहीं तक है, कीट अंदर आया नहीं, उसने अपने अंडे दिया नहीं और नया जीव उत्पन्न। इसका मतलब सारांश यह निकला कि जब तक कोई जीव आके अपने अंडे नहीं देगा तब तक नया जीवन उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस सिद्धांत के असफल होने की यह थी कि इसने कहा कि पहले से उपस्थित जीव ने अंडे दिए होंगे, लेकिन मुद्दा यही तो है कि वो पहले से उपस्थित जीव कहां से आया, पहला जीव कौन हुआ। जीवन की उत्पत्ति का यही मतलब है। तो भले ही जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को समझाने के लिए फ्रांसीसी रेड्डी, स्ट्रेंजनी और लुई पास्चर ने प्रयोग करने का प्रयास जरूर किया। इन्होंने जीवोत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन तो कर दिया बहुत अच्छे से, उनका विरोध तो बहुत अच्छे से कर लिया, लोगों को यह प्रूफ भी कर दिया कि अजीवित वस्तुओं से जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन इन्होंने अपना ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दे पाया जो इस बात को प्रमाणित कर सके कि वो जो जीव आए थे अंडे देने के लिए, वो जीव कहां से आए थे। वो तो हम भी कह सकते हैं ना, हमारी उत्पत्ति कहां से, हमारे मम्मी पापा से। बोले हम मम्मी पापा की उत्पत्ति, बोले दादा दादी से, जो भी बताते जाएंगे इसका वो इसका, बोले कब तक कोई तो पहला होगा। तो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि इसने प्रथम जीव की उत्पत्ति को नहीं समझा पाया था। और इसके बाद आता है एक ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद बिल्कुल कैसा है, यह मान लिया कि पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक बड़ी कोई शक्तिमान चीज है, जैसे ब्रह्मा मान लिया जाए, ईश्वरी शक्ति मान लिया जाए, और वो इस पूरी दुनिया को चलाता है, ऐसा मान लिया। प्रलयवाद था, ये एक बड़े कंसेप्ट नहीं। प्रलयवाद का मतलब कि जब जीवन चल रहा था बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था पहले से जीवन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि प्रलय आ गया। प्रलय मतलब एक बार पूरा जीवन क्या हो गया, खत्म, जीरो पे आ गई कहानी, और फिर से नया होगा। लेकिन ये सारे जो दो कंसेप्ट हैं इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें फैक्ट और रीजन नहीं है। अब बात आती थी कि इन सभी सिद्धांतों का खंडन किया और एक नया सिद्धांत बना जिसका नाम था
रासायनिकवाद, इसे आधुनिकवाद कहेंगे, इसे दिया था ओपेरिन और हेल्डाने ने, जिसका स्पेशल एक टॉपिक चलेगा ओपेरिन हेल्डाने का मत, और साथ ही साथ उसका प्रयोगशाला में मिलर यूरे के द्वारा किया गया प्रयोग, जो कि हमारे अगले लेक्चर में होगा। अब यहां समझना है कि ये कंसेप्ट अलग हो गया। अभी तक यहां से अगर हम कंपटीशन एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता रखना है। यहां पे आपको वॉल हेलमान की डेट पता रखना है और इसने जो कहा था, और ये वैज्ञानिकों के नाम जिसने उसका समर्थन किया था, फ्रांसीसी रेड्डी, स्ट्रेंजनी, लुई पास्चर, इनकी डेट याद रखनी है आपको, और इन्होंने किस बात का खंडन किया था, इतना बस ध्यान रखना है। इसमें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टोरी पूरी बतानी पड़ती है। और अब जो हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट, उसका एक एक लाइन आपका काम का है, और वहां से मेन सिलेबस भी स्टार्ट हो जाता है आपके नीट के लिए।